Good morning to all the viewers. This is our next part of microeconomics introduction part. In this part, we will discuss about the economic problem and central problems of an economy, जो कि मेन टॉपिक रहा है किसी भी CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर में या इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली बात तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है वो देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी चीज़ों को हम देख लें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता कैसे है, तो आता कैसे है, इट अराइजेस, क्यों होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट अराइजेस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज in relation with unlimited wants। अब ये हो गया आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता कैसे है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन विथ अनलिमिटेड वांट्स, यानी जो कमी होती है रिसोर्सेज में, जो कमियां हैं क्योंकि हर रिसोर्स कम है, कोयला भी कम है, पानी भी कम, हर एक चीज़, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज आर स्केर्स। और वांट्स हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। आज हमको कोई चीज़ मिली है तो हम हमेशा कल ये चाहेंगे कि कल हमको वो चीज़ ज़्यादा मिले। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब बात आती है, जब यहाँ दो बातें हो गई, एक रिसोर्सेज की, एक वांट्स की, तो हम देख लेते हैं इनके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं फीचर्स, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। जो इच्छाएं होती हैं हमारी, उनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कि एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक। कल हमको मोबाइल चाहिए था आईफोन, आज हमें कोई और मोबाइल चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड हम कह सकते हैं कि डिफर्स इन अर्जेंसी, अर्जेंसी या इमरजेंसी हम कह सकते हैं, ज़रूरत जैसी हो वैसा वांट्स हमारा डिफ़र कर जाता है। तीसरा हम लिख सकते हैं सेटिस्फिएबिलिटी ऑफ वांट्स। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वांट के बारे में बात की जा रही है। कोई पर्टिकुलर वांट जो होगा वो सेटिस्फाइड हो सकता है एक बार में, ठीक। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अनलिमिटेड। इच्छाएं तो ऐसी हैं भैया, ख़त्म ही ना हो कभी। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, वांट्स क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार 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 आते रहेंगे। अब एक वांट हमारा था, मैंने बोला ना आईफोन लेंगे, वो ख़त्म हुआ तो नहीं, अब आईफोन का ही नया ब्रांड अगर रिलीज़ हो गया, नया कोई फ़ोन रिलीज़ हुआ जिसमें नए फीचर्स हैं, उसको हमको चाहिए, फिर वो ख़त्म होगा, फिर दूसरा। डिफर्स इन अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज़ दो दोस्त हैं, वो दोनों जो है अपना खाने का प्रोग्राम बना के, पार्टी वार्टी का प्रोग्राम बना के जा रहे थे। अब हुआ क्या कि अचानक से जाते वक्त ही किसी एक को, किसी बाइक से ही जा रहे थे, कहीं से छोटा मोटा सा चोट लग गया। तो अब उनका प्रोग्राम क्या था कि वो पार्टी करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि इस बंदे को चोट लग गया तो अब ये क्या करेगा? अब इनका जो पार्टी वाला मूड होगा सब कैंसिल। अब ये जो इनकी इच्छा, प्रायर इच्छा जो होगी, वो क्या होगी? उनका ज़रूरत हो जाएगा कि इस बंदे का पहले इलाज किया जाए, जो उसके चोट वोट लगाया, बैंडेज वगैरह करा के इनको पहले रिकवर किया जाए। तो ये वांट्स हमारा डिफ़र कर गया अर्जेंसी में, ज़रूरत के समय या इमरजेंसी में। नेक्स्ट, सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ वांट। सेटिस्फाइबिलिटी थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, इसमें हम सेटिएबल भी लिखते हैं कभी कभार। इस सेटिफाइबिलिटी को हम सेटिएबल भी लिख सकते हैं। सेटिएबल शब्द का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर वांट जो है हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मेरी इच्छा है कि भाई मैं एक बहुत अच्छा आदमी बन जाऊँ, ये तो सबकी इच्छा होती है। मतलब सपोज़ कि लॉकडाउन जल्दी से खुल जाए और अपने डेली रूटीन पे आदमी वापस हो जाए, तो अब ये एक इच्छा है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर वांट। अब ये आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी वांट आ जाएगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनलिमिटेड, वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, एक ख़त्म दूसरी आई, दूसरी ख़त्म तीसरी चौथी, कंटिन्यूस प्रोसेस में। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास। यहाँ भी हम लिख सकते हैं फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें दो ही है, पहला तो हो गया स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर्स हैं। तीसरा हो गया अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। बस दो ही हैं। तो पहला हो गया कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जितने भी हैं, चाहे रिसोर्सेज हमारे पास जो पैसे हैं वो भी एज इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स विच इज़ ऑल्सो स्केयर्स। पैसा कितना भी हो जाए भैया हमारे पास कमी रहता है। देन अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज के हमेशा कई सारे काम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल इसका ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कमी तो है ही इलेक्ट्रिसिटी बनने की, तो स्कैर्सिटी तो उसकी है ही एज इट इज़। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब केवल अगर हमको उस इलेक्ट्रिसिटी से केवल बल्ब ही जलाना हो तब तो ठीक है, तब तो भाई बच सकता है थोड़ा, लेकिन बल्ब नहीं जलाना। आप सोच लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी के n नंबर ऑफ़ यूजेस हैं, अब उन यूजेस के साथ अगर हम सब यूजेस को लेके चलें तो स्कैर्सिटी होना तो लाजमी है। तो ये हो गया आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज और वांट्स के जो फीचर्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने इसमें देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे, जो कि है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये मुख्यतर यही सब प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब देखते हैं हम क्या क्या हैं ये। अब इसको हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला होता है इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। और तीसरा होता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये तीन मुख्य होते हैं, सबसे बड़े प्रॉब्लम यही होता है। पहले इनको हम डिस्क्राइब कर लेंगे, फिर आगे के बाद हम लोग करते हैं। तो पहला बात बोला गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स वॉट। एलोकेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं खोजना। रिसोर्सेज को हम एलोकेट करेंगे कि क्या हमको प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से करना है, किसके लिए करना है, ये सारा प्रोडक्शन वाला काम जो होगा सब एलोकेशन में। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या करते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, सपोज एग्जांपल में ज़मीन ही ले लेते हैं, ये ज़मीन हमारे पास अवेलेबल थी, अब इसमें हमको जो गन्ने की खेती करनी है या गेहूँ की खेती करनी है, अब क्या करेंगे हम रिसोर्सेज खोज लिए, गेहूँ लगाने के लिए सोच लिया, ट्रैक्टर खोज लिया, सारा कुछ खोज के रेडी कर लिया लोकेशन वाले पार्ट में। फुलर यूटिलाइजेशन वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इस पूरे खेत को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे गेहूँ को लगाने के लिए। जब एक बार गेहूँ लग जाएगा उसमें से प्रोडक्शन हम फसल काटेंगे तो देखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ। अब हमेशा आदमी अपने प्रेजेंट सिचुएशन से आगे ग्रो करना चाहता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि हमको आगे नहीं बढ़ना है तो फिर तो हमारा ग्रोथ वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उसमें HYV सीड्स वगैरह का यूज़ करेगा, नए फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स वगैरह का यूज़ करेगा ताकि कुछ प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके। अब जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो एकदम से तो नहीं बढ़ेगा, हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ेगा पुराने मेथड से और नए मेथड से। तो ये हो गया आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये दोनों हमारे टॉपिक में है नहीं, हमको डील करना है एलोकेशन पार्ट से ही। तो हम एलोकेशन को फिर तीन पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। इसी में आपका आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कि जनरली हम लोग पढ़ते ही हैं, यही बुक्स वगैरह मिलता है, ये ऊपर वाला नहीं मिलता, ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करें, किसके लिए पैदा करें और कैसे करें और किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। अब देखिए क्या, कैसे, किसके लिए, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करें।
तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा समस्या किसी भी देश के पास होता है कि सबसे पहली बात, विच टाइप ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और उनके साथ अल्टरनेटिव यूज़ हैं। दूसरी बात, इच्छाएँ असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। तो उन सबको देखते हुए हमको ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे गुड्स का सिलेक्शन करना है जैसे कि हमारा प्रोडक्शन का काम ईजिली हो जाए। तो इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, दो टाइप के गुड्स को रखा गया। पहला होता है आपका कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। बहुत ही आसान है ये टॉपिक, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब क्लियर है। अब देखिए, अब कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं एक बार कि जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारा जो होता है, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब आता है जो मशीन्स वगैरह होते हैं वो सब कैपिटल गुड्स में आता है, जिसको हम यूज़ करके किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब दोनों में से कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें? दोनों साथ में तो करेंगे तो फिर हम पहले बात कर चुके हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास हैं। तो हम क्या करें, या फिर कंज्यूमर करें या कैपिटल करें? एक बड़ा समस्या हो गया कि भाई दोनों में से कौन सा करें। हो सकता है प्रपोर्शन ले लें, 60% ये 40% ये, तो 40 इसको करेंगे कैपिटल गुड, मशीन ही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर गुड्स बनेगा नहीं। समस्या समझ में आ रही है आपको? ये समस्या है। अब बात करते हैं, जब एक बार इस समस्या से हम डील कर लेंगे, चलो मान लो कंज्यूमर गुड्स को हम 50 कर लेते हैं या 40 कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं या 50-50 कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा एक बड़ा समस्या आ जाएगा वो हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखिए, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेबर इंटेंसिव नाम से एक लेबर, तो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेन यानी लेबर को हम डिनोट कर रहे हैं इससे, तो मेन का इस्तेमाल ज़्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ मशीन्स। ये हो गया आपका लेबर इंटेंसिव। सिंपल सा आप समझिए कि मेन का इस्तेमाल यानी लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो मशीन के मुकाबले। और कैपिटल इंटेंसिव जस्ट उल्टा, यहाँ क्या होता है, यहाँ मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो मेन। अब जैसे कि हमारा इकोनॉमी डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी कैसे, हमारी इकोनॉमी का डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो हमारे लिए क्या, पहले तो हमको अपना एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करना है। तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको पहले देख लेंगे कि हम लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट और अच्छे से जनरेट हो पाए। कैपिटल इंटेंसिव, जैसे अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है, जापान डेवलप्ड इकोनॉमी, तो ये लोग कैपिटल इंटेंसिव पे जा सकते हैं, मशीन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मशीन जहाँ लग जाएगी, अब जहाँ 10 वर्कर काम कर रहे थे, अब एक मशीन ला के रख दो तो 8 लोगों का काम तो मशीन खा ही जाएगी। तो 8 लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो फिर आप देश का उसका इफेक्ट जानते ही हैं, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी डिग्रेड करने लगता है। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से फिर आदमी कमा नहीं पाएगा, फिर तमाम सिचुएशंस अराइज कर जाएंगे। उसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट जो हमारा, एक बार हम इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो किसके लिए में हमारे पास दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं। पहला तो है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है कि भाई बांटें कैसे। तो पहला पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा हमारा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा आसान सा है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो इनकम लेवल के बेस्ड होता है। अब इनकम के हिसाब से आदमी को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सबको पता है, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एक अमीर प्रजाति के लोग, एक मध्य वर्ग के लोग और एक गरीब प्रजाति के लोग जो नीचे के वर्ग में होते हैं, जो लोअर लेवल में होते हैं। तो इनकम के बेसिस पे हम पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बेसिस पे। और एक बेसिस रखा गया है आपका ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि हम इनकम के लेवल पे नहीं करेंगे, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि हम इनकम के लेवल पे नहीं करेंगे। हाँ,
अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे बेस करेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके बेसिस पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है। अब दोनों में आप समझ लीजिए, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इनकम लेवल पे अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बेसिस पे बांटेंगे, और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फंक्शनल जो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटेंगे। हम लोग पढ़े तो फर्स्ट चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। तो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट क्या था? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो इसके बेसिस जो हम बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका पूरा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वांट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स वाला इसमें टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।